हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू जीरेफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मेनली फ्रॉम द ईयर 2015 2019 ऑफ यूनिट फर्स्ट, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सो फ्रेंड्स, अगर इससे प्रीवियस वीडियोस की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी सारे यूनिट्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डिस्कस कर चुका हूँ और उसी के साथ साथ मैं आपके साथ रिविजन वीडियोज़ भी शेयर कर चुका हूँ यूनिट फर्स्ट टू यूनिट 10। होप सो आपने उन वीडियोज़ को देख लिया होगा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज यूनिट फर्स्ट के। तो फ्रेंड्स, एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंटीग्रेटेड कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट किए बिना। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पूछा कि कौन सा पार्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ए, रीजनेबल चांसेस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर अकम्पलिशमेंट एंड प्रमोशन। बी, टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। बिल्कुल, देखो, गुड्स को रीजनेबल प्राइसेस पर सेल करना एक पार्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इवन देयर इज ए सेलर मार्केट, चाहे मोनोपोली मार्केट ही क्यों ना चल रही हो, फिर भी आपको रीजनेबल प्राइस पर ही अपने गुड्स को सेल करना चाहिए। ना ज़्यादा प्रॉफिट आपने अर्न करना है और ना ही लॉसेस को फेस करना है। ओके, सी, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। एंड डी, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड एंड रिड्रेस जेन्युइन ग्रीवेंसेस। इन केस कल को अगर कंज्यूमर को कोई अफेक्ट होता है, मतलब कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्ट का, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए उसकी कंप्लेंट को सुनने के लिए। ओके, तो बी एंड डी आर द आंसर, मतलब कि बी एंड डी जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो इट्स आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ओड। इनमें से कौन सा ओड है, अलग है ऑप्शन बाकी ऑप्शन से। फर्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज। सेकंड, इकोनॉमिक प्लानिंग। थर्ड, सोशल कल्चरल फैक्टर्स। डी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक प्लानिंग जो है पार्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, जबकि सोशल कल्चरल फैक्टर्स पार्ट है किसी चीज का सोशल इन्वायरमेंट का। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये हमारा टोटल डिफरेंट है बाकी रिमेनिंग ऑप्शन से। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो फ्रेंड्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। होप से इसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने सेपरेट वीडियो डाल रखी है, जाकर देख लीजिएगा। ए, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शैल कंसिस्ट ऑफ ए लेडी सोशल वर्कर। बिल्कुल। बी, स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु हैज बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट। ये भी करेक्ट है। थर्ड, डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। नहीं, देखो, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक लेडी सोशल वर्कर होती है और एक जज होता है डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट का। ओके, तो सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन की थोड़ी जो सीक्वेंस है वो थोड़ी सी हिल चुकी है, मतलब जब इसको कन्वर्ट कर रखा है तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है, तो होप आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है साइज ऑफ द मार्केट। बी दे रखा है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। सी दे रखा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एंड डी दे रखा है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ओके, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। ए दे रखा है साइज ऑफ द मार्केट। बी दे रखा है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। सी दे रखा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एंड डी दे रखा है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। और लिस्ट सेकंड में दे रखा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। सेकंड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। थर्ड, मैक्रो इन्वायरमेंट। एंड फोर्थ दे रखा है इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, इसको मैच करना है कौन सा किससे रिलेट रखता है। देखो, साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट का साइज, तो ये किस चीज से रिलेट रखता है, मैक्रो इन्वायरमेंट से। ओके, साइज ऑफ द मार्केट किससे, मैक्रो इन्वायरमेंट से। अगर हम बात करें डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट से कौन सा रिलेट रखता है हमारा, तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह का इन्वायरमेंट है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट जो है हमारा नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। ओके, तो बी रिलेट रखता है हमारा फोर्स से, बी रिलेट रखता है फोर्स से। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, तो इनके लिए क्या बनाया जाता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन्हीं के लिए बनाई जाती है। तो ये किससे रिलेट रखता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, डेट इज सी रिलेट रखता है हमारे सेकंड से। और उसके बाद हम बात करें किसका, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, कि एमएनसी जो होती है वेरियस कंट्रीज में वर्क कर रही होती है, तो ये रिलेट रखता है हमारा ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पे थर्ड, बी पे फोर्थ, सी पे सेकंड एंड डी पे फर्स्ट। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा इसमें से बेसिक फंक्शन नहीं है। फर्स्ट, टू सेटल डिफरेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज।
Second, to facilitate the expansion and balanced growth of international trade. Third, to facilitate the implementation, administration and operation of trade. Fourth, to carry out periodic review of the trade policy of its member country. तो देखो WTO का फंक्शन ये नहीं है कि वो ट्रेड को एक्सपेंड करेगा, ठीक है, वो सिर्फ रेगुलेट करेगा, एक्सपेंशन करने का काम WTO का नहीं है। ओके, वो डिपेंड करता है कंट्रीज टू कंट्रीज। ओके, टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये कोई फंक्शन नहीं है WTO का, बेसिक फंक्शन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्जर ऑफ टू कंपनीज अंडर द बीफर फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन सुपरविजन इज नोन एज, तो उसको क्या कहेंगे, जो मर्जर जो बीफर के अंडर होता है उसको हम कहते हैं अरेंज्ड मर्जर, ठीक है, अरेंजमेंट के थ्रू ये मर्जर करवाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अरेंज्ड मर्जर। आपको बीफर की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर भी आया हुआ है, आ भी सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट्स आर रिस्क एंड प्रॉफिट आर पोटेंशियल द हाईएस्ट, तो किस फॉर्म में जो मतलब कि इंटरनेशनल बिजनेस के किस फॉर्म के अंदर जो है रिस्क और जो प्रॉफिट होता है वो हाईएस्ट होता है। फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, सेकंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, थर्ड जॉइंट वेंचर, फोर्थ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। तो अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप करोगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि मैं मान लो कनाडा गया, मैंने खुद की अपनी वहाँ पे एंटरप्राइजेज लगाई और उसको रन किया, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है मेरे लिए, ठीक है। एक तो मैं वहाँ जाके किसी को शायद जानता भी ना हूँ, ठीक है, ऊपर जाके मैंने अपनी खुद की एंटरप्राइजेज लगाई, वहाँ पे खुद की फर्म खोली, तो उसमें मेरे को ज़्यादा रिस्क है, लेकिन अगर चल पड़ी तो उसमें भी मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ही है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क और प्रॉफिट दोनों ज़्यादा होते हैं हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है राइवल फर्म्स, बी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सी इंप्रूविंग क्वालिटी, डी एथिक्स इन बिजनेस। लिस्ट सेकंड दे रखा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सेकंड सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, थर्ड इंटरनल इन्वायरमेंट एंड फोर्थ ग्लोबल इन्वायरमेंट। हमें बताना कौन सा किससे लिंक रखता है। देखो राइवल फर्म्स, अगर हम बात करें राइवल फर्म्स की, तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी लिंक रखता है और ये कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट भी है। ओके, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है ए रिलेट रखता है हमारा थर्ड, डेट इज इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ, बट कहीं ना लॉजिक नहीं बन रहा है इसका कि राइवल फर्म्स तो होते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और कॉम्पिटिटर्स जो है वो किसका पार्ट होते हैं, हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं, और माइक्रो इन्वायरमेंट हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, इसलिए ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लिख रखना चाहिए, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी ये थर्ड से ही रिलेट रखता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी हमारी रिलेट रखती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ओके, बी रिलेट रखता है फर्स्ट से। सी की बात करें इंप्रूविंग क्वालिटी, तो इंप्रूविंग क्वालिटी हमारा रिलेट रखता है किससे, ग्लोबल इन्वायरमेंट से, तो सी का आ जाएगा फोर्थ। डी है एथिक्स इन बिजनेस, ये रिलेट रखता है सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट से, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज ए पे थर्ड, बी पे फर्स्ट, सी पे फोर्थ, डी पे सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 के डिस्कस करते हैं अब हम। फर्स्ट, कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कि कॉर्पोरेशंस को कंट्रोल और डायरेक्ट किसके थ्रू किया जाता है। फर्स्ट कॉर्पोरेट मैकेनिज्म, सेकंड कॉर्पोरेट कोड्स, थर्ड कॉर्पोरेट एथिक्स, फोर्थ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू जो है कॉर्पोरेट्स को कंट्रोल और डायरेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर मीन्स, तो काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर हमें ये बताता है कि जो बायर है उसको अवेयर रहना चाहिए रिगार्डिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग। मतलब अगर आप कुछ बाजार में कुछ सामान खरीदने जा रहे हो तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी भी बनती है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप उसकी डेट चेक करो, कहीं उसकी डेट एक्सपायर तो नहीं होगी है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके फीचर्स चेक करो, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बायर की बनती है, इसलिए कहा गया डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है सेलर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू, डेट इज बायर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग, और इसी का ये अपोजिट होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट वेंडिएटर, ओके, जो बायर को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, redressed mechanism for consumer disputes under section 9 of the consumer protection act envisages a first single tier system, second two tier system, third t tier system, fourth open system independently hierarchy। तो रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंदर 3 टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम, ओके। चलिए जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन, ये 3 टायर सिस्टम हमारे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। ए लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। बी सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड स्टेक होल्डर्स। सी कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स। फोर्थ मोरल प्रिंसिपल्स दैट डिफाइंस द राइट और रॉन्ग। लिस्ट सेकंड में दे रखा है फर्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, थर्ड बिजनेस एथिक्स, फोर्थ इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो अगर हम बात करें फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्री पॉलिसी, तो ये किसकी पॉलिसीज है? ये हमारे इकोनॉमिक की पॉलिसीज है, तो ये रिलेट रखता है फोर्थ के साथ, दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर हम बात करें किस चीज की, सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सेवरल स्टेक होल्डर की, सोशल ऑब्लिगेशन है हमारी टुवर्ड्स सेवरल स्टेक होल्डर्स, तो ये हमारी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बी रिलेट रखता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज फर्स्ट के साथ। उसके बाद हम बात करें कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर्स, क्रेडिटर, ये हमारे क्या है? स्टेक होल्डर्स है, इनको हम अपने स्टेक होल्डर्स कहते हैं। डी में बात करें मोरल एथिक्स, मोरल प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन द राइट और रॉन्ग, तो ये रिलेट रखते हैं हमारे बिजनेस एथिक्स के साथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? फोर्थ, डेट इज ए पे फोर्थ, बी पे फर्स्ट, सी पे सेकंड एंड डी पे थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The central bank can significantly influence the saving, investment and consumer spending in the economy through which of the following policy? तो कौन सी पॉलिसी के साथ सेंट्रल बैंक इफेक्ट करते हैं सब चीजों को? तो ये है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। और गवर्नमेंट किस चीजों से इफेक्ट करती है? वो होती है हमारी फिजिकल पॉलिसी। तो दो ही पॉलिसी है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी है हमारी कंट्री की, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म? तो कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कैपिटलिस्ट सिस्टम का? फर्स्ट है इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन बिहेव विद इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन देयर प्रॉफिट विद लीस्ट सैक्रिफाइस और कॉस्ट, बिल्कुल। सेकंड दे रखा है द कंट्रीज मेजर मींस ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल सिस्टम के अंदर जो है गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल रोल होता है गवर्नमेंट का इसके अंदर, और मेजर जो डोमिनेंट रोल होता है वो होता है हमारे बिजनेसमैन का, जो प्राइवेट फर्म्स होती है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उन्हीं का ही जो है मेन रोल होता है, वो मेन रोल प्ले करते हैं मार्केट के अंदर। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। और आपको ये भी पता होना चाहिए चाइना की जो इकोनॉमिक है वो सोशलिस्ट है, इंडिया की मिक्स है और अमेरिका की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following is not the silent feature of the industrial policy development since 1991? तो कौन सा इसमें से साइलेंट फीचर नहीं है इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट सिंस 1991? फर्स्ट, द स्कोप ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैज बीन एनॉर्मसली एक्सपेंडेड, बिल्कुल। सेकंड, पब्लिक सेक्टर हैज बीन विथड्रॉन पार्शियली और फुली फ्रॉम सेवरल ऑफ द एंटरप्राइजेस बाय डिसइन्वेस्टमेंट, बिल्कुल, कि पब्लिक सेक्टर जो था उसको कम कर दिया गया था, उसका रोल जो है कम कर दिया गया था, एंटरप्राइजेस को घटाकर प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था। थर्ड, द इंडियन इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंगली एक्सपोज टू फॉरेन कंपटीशन, बिल्कुल। फोर्थ, मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन फॉर द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी बाय द पब्लिक सेक्टर। इसमें कहा गया कि पब्लिक सेक्टर को मोनोपोली अधिकार दे दिया गया था, नहीं ऐसा नहीं था, जबकि वो हटा दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे ज्यादा फोकस किया गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट सिंस 1991 में। तो फोर्थ पॉइंट जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following doesn't form the part of the important information to be incorporated in the memorandum of association as a specified Companies Act 2013? तो आपको पता है फ्रेंड्स, कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो पूछ रखा है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें से कौन सा इसमें से पार्ट नहीं होता, जो नीचे हमारे 4 पॉइंट्स रखे हैं। फर्स्ट, द नेम ऑफ द कंपनी एंड द स्टेट इट इज सिचुएटेड, तो ये मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। सेकंड, द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट किस उद्देश्य के लिए कंपनी को बनाया गया है ये भी मेंशन होता है। थर्ड, द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बाय लॉज, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना वो आर्टिकल्स में मेंशन किए जाते हैं, ना कि मेमोरेंडम में, तो ये इसका पॉइंट नहीं है, तो थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is not correct relating to consumerism? तो कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? Consumerism is a manifestation of the failure of the business to guarantee and ensure consumer legitimate right. तो consumerism का मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर है उनको राइट्स प्रोवाइड करना, ठीक है।
सेकेंड है गवर्नमेंट डजंट हैव एनी रोल इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इट इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलोन। नहीं, ये सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का और बिजनेस का दोनों का रोल इंपॉर्टेंट होता है कंज्यूमरिज्म में, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर को राइट्स प्रोवाइड करने हैं। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो दोनों जिम्मेवार होंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट को भी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंज्यूमर को राइट्स प्रोवाइड करना उससे रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कवर्ड इन द अप्रोच एडॉप्टेड बाय नीति आयोग। तो आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग को ले आए थे, तो कौन सी अप्रोच जो है कवर्ड नहीं होती नीति आयोग के अंडर? फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच, सेकंड 3 ईयर एजेंडा, थर्ड 7 ईयर स्ट्रेटेजी, फोर्थ 15 ईयर विजन। तो 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच जो थी ये प्लानिंग अप्रोच का ही, प्लानिंग कमीशन का ही टाइप था, तो इसको अब हटा दिया गया है। अब जो है हमारे पास 3 ईयर एजेंडा है, 7 ईयर स्ट्रेटेजी और 15 ईयर विजन है नीति आयोग के अंडर, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स 2017 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है कि इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन बिकम्स एन इंपरेटिव कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ फोर्सेस ऑफ कंपटीशन लीडिंग टू हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडियन इंडस्ट्री। क्या रखा है कि इंडस्ट्रीज को लिबरलाइज करने के बाद जो इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई है। रीजन क्या रखा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कर्बिंग ऑफ पॉवर्टी इज ओनली पॉसिबल थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कि जो इंडस्ट्रियल की जो डेवलपमेंट है वो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ने जब इंटरवेंट किया है इनके बीच में तभी पॉसिबल हो पाई है। ओके, नीचे में कोट्स दे रखे हैं। फर्स्ट, assertion and reason both are correct. Second, assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. बिल्कुल देखो, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, लेकिन आपस में एक दोनों दूसरे से लिंक नहीं रखती हैं। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट में हमें दे रखा है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट और लिस्ट सेकंड में दे रखा है हमें उससे रिलेटेड। ओके, देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो रहा है, स्टार्टिंग से आप देख भी रहे होंगे। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं इसको भी। लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। लिस्ट सेकंड में दे रखा है एथिकल इश्यूज, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज, इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन। फोर्थ दे रखे जुडिशरी पावर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या आती है, पॉलिसीज, जितनी पॉलिसीज होती है वो हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आती हैं, तो ए से रिलेट रखता है सेकंड। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट। ओके, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट में क्या रिलेट रखता है, हमारी जुडिशरी पावर्स। ओके, कि पॉलिटिकल से क्या रिलेट रखता है, हमारी जुडिशरी पावर्स। उसके बाद सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट की बात करें तो हम बात करते हैं एथिक्स की, तो सी से रिलेट रखता है हमारा फर्स्ट। और अगर हम डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन की बात की जा रही है तो वो हमारा किससे, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट से रिलेट रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डेट इज सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट में हमें इन्वायरमेंट के टाइप्स दे रखे हैं, लिस्ट सेकंड में उससे रिलेटेड दे रखा है। ए दे रखा है माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बी दे रखा है मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सी नॉन प्राइस कंपटीशन, डी डिजायर कंपटीशन। लिस्ट सेकंड में दे रखा है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, सेकंड कंपटीशन अमंग डाइवर्स प्रोडक्ट्स, थर्ड इनपुट सप्लायर्स एंड फोर्थ स्पॉन्सरिंग ऑफ इवेंट लाइक स्पोर्ट्स। तो अगर सबसे पहले बात करें हम माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम बात करते हैं किसकी, सप्लायर्स की, कॉम्पिटिटर्स की, ये सारे हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ए से रिलेट रखता है हमारा थर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसमें हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आ जाता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, ये सारा पार्ट है हमारा मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। सो बी से रिलेट रखता है हमारा फर्स्ट। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। हम नॉन प्राइस कंपटीशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटर के साथ, तो हम क्या कर रहे हैं, स्पॉन्सरिंग ऑफ इवेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। जैसे कि आप बड़े बड़े मैचेस देखे होंगे, आईपीएल का हो गया, उसमें कहीं ना कुछ कंपनीज अपना स्पॉन्सर करती हैं, जैसे कि कोका कोला हो गया या डिफरेंट कंपनीज, वीवो हो गया, तो कई बार आपने इसके स्पॉन्सरिंग इवेंट्स देख रखे होंगे, तो ये एक नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है। उसके बाद डिजायर कॉम्पिटिशन, ये रिलेट रखता है हमारा कॉम्पिटिशन अमंग डाइवर्स प्रोडक्ट्स। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Which of the following is the governing factor in the deciding type of redressal agency which deal with the dispute of a consumer? तो आपको पता है कि हमारे पास 3 तरह की redressal एजेंसी है, ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो वो किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको अपना केस लड़ना है? तो वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप 25 लाख से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, अगर आपका 1 करोड़ से कम है तो आप स्टेट में जाइए, और अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आप नेशनल सुप्रीम कोर्ट पे जाके अपना केस लड़ सकते हैं। ओके, तो वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है रोल और लिस्ट सेकंड में दे रखा है हमारे उससे एग्जांपल्स। ओके, कि गवर्नमेंट कौन कौन से रोल प्ले करती है किस किस केस के अंदर, चलिए डिस्कस करते हैं। रोल दे रखे हैं रेगुलेटरी रोल, प्रमोशनल रोल, एंटरप्रेन्योरशिप रोल और प्लानिंग रोल। इसके साइड में एग्जांपल दे रखे हैं डिसाइडिंग टाइम एंड यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स, थर्ड इम्पोजिंग ऑफ हाई इम्पोर्ट ड्यूटी, फोर्थ मेजर टू कंट्रोल एंड कवर रिस्क इन प्रायोरिटी सेक्टर्स। ओके, अगर सबसे पहले हम बात करें प्लानिंग रोल की, सबसे पहले हम फोर्थ की बात करते हैं प्लानिंग रोल, कि गवर्नमेंट किस केस में प्लानिंग कर सकती है? वो प्लान कर सकती है डिसाइडिंग इन टाइम एंड यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, कि किस टाइम हमने अपने रिसोर्सेज को किस जगह पर यूज करना है। ओके, तो डी से रिलेट रखता है हमारा फर्स्ट। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप रोल, कि गवर्नमेंट किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट वेरियस प्रोजेक्ट्स के अंदर कैपिटल को इन्वेस्ट करती है। ओके, तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, तो सी से रिलेट रखता है हमारा सेकंड। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशनल रोल, उसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशनल रोल, कि गवर्नमेंट किस तरह प्रमोशनल रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? मेजर टू कंट्रोल एंड कवर रिस्क इन प्रायोरिटी सेक्टर्स, कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो रिस्क है गवर्नमेंट उनको क्या करती है? कर्व करती है, कम करती है। ओके, तो ये प्रमोशनल रोल प्ले करती है। उसके बाद रेगुलेटरी, तो गवर्नमेंट रेगुलेटरी रोल कैसे प्ले करती है? बाय इम्पोजिंग ऑफ हायर इम्पोर्ट ड्यूटी, तो हायर इम्पोर्टेड ड्यूटी पे लगाती है। जैसे कि जितने भी हमारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें लगता है, जहाँ गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? हाई इम्पोर्ट ड्यूटी पे करती है। ओके, उनको रोकने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए। सो ए से रिलेटेड रखता है हमारा थर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है कॉर्पोरेट कल्चर इज कंसीडर्ड एज आइदर क्लोज्ड और थ्रेटनिंग और एज ओपन और पार्टिसिपेटरी। तो कॉर्पोरेट कल्चर हमारा क्लोज्ड भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। रीजन दे रखा है कॉर्पोरेट कल्चर एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ टॉप मैनेजर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी, की जो टॉप मैनेजमेंट की जो फंक्शनिंग है ना, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिटरमाइनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट, कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट किस तरह का, उसको डिटरमाइन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है इफ द वर्कर डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद मैनेजमेंट ए रिप्रेसिव इकोनॉमिक सिस्टम में बी नीडेड टू सेट हिज राइट इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर, कि अगर मान लो कि एक वर्कर है, वो इस तरह का डेवलप कर लेता है अपने एटीट्यूड को कि वो मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता। ओके, तो इसके लिए क्या है? एक रिप्रेसिव इकोनॉमिक सिस्टम लेके आना चाहिए ताकि उसके एटीट्यूड को चेंज किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड दे रखिए बाय फुलफिलिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज, कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी ए बिजनेस अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग पब्लिक इमेज। बिल्कुल, कि अगर आप क्या कर रहे हो, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट करोगे टुवर्ड्स शेयर होल्डर, कंज्यूमर, तो उससे आप कह सकते हो अपनी इमेज को इंप्रूव कर रहे हो उनकी नजरों के अंदर, ठीक है, जिससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट कैसी हैं? बिल्कुल ट्रू है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। हमें बताना है कौन सी चीज कब आई थी। तो प्लानिंग कमीशन, आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन हमारी कब आई थी? 1951 में। ओके, तो प्लानिंग कमीशन रिलेट रखते हैं हमारा 1951 में। उसके बाद हम बात करें कंपटीशन एक्ट, तो कंपटीशन एक्ट कब आया था? 2002 के अंदर। और अगर हम बात करें अडानी कार्यकारी कमेटी, तो ये कब आई थी?
ये आई थी हमारी 1991 में, और रंगाराजन कमेटी 1990 के अंदर। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम विच 5 year प्लान ग्रोथ विद सोशल जस्टिस हैज रिसीव्ड एम्पैथीसिस? तो कौन से 5 year प्लान के अंदर ग्रोथ विद सोशल जस्टिस पे एम्पैथीसिस किया गया था, पे फोकस किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डेट इज 5 year प्लान। 5th year प्लान जो था हमारा 5 year प्लान का जो 5th प्लान था उसमें फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002? तो कंपटीशन एक्ट 2002 के जो ऑब्जेक्टिव्स है काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछा जाएगा कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, डेट इज प्रोहिबिशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये जो पार्ट है ये किसका है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का है, ठीक है, ना कि कंपटीशन एक्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुट द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो इन स्टेप्स को हमको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ए दे रखा है स्कैनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बी फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजीज, सी इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, डी दे रखा है डिसाइडिंग द मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ई दे रखा है सेटिंग कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले आप क्या करोगे? डिसाइडिंग अबाउट द मिशन। जब भी आप कुछ काम करते हो तो सबसे पहले आपको उसका मिशन बनाते हो। कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप मिशन डिसाइड करोगे उसका, तो डिसाइडिंग अबाउट द मिशन। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद हम क्या करेंगे? स्कैनिंग करेंगे अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को कि कितनी क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास और क्या क्या हमारे थ्रेट्स हैं। ओके, ये देखेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे अपना कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम फाइनली ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम क्या करेंगे? स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करेंगे एंड देन एट लास्ट हम क्या करेंगे? उसको इंप्लीमेंट करेंगे उस स्ट्रेटेजी को। ओके, तो ये एक प्रोसेस है जो इसको हम पहले क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। एक साइड हमें ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है इंडियन रेलवेज, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बताना किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है ये। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेलवेज, तो इंडस्ट्रियल रेलवेज किस तरह की है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये। ओके, डिपार्टमेंट के अंडर वर्क करती है। बी हम बात करें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये किस तरह की? एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। और अगर हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की बात करें तो ये गवर्नमेंट कंपनी है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, डेट इज सेकंड, थर्ड। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? तो कौन सा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्लो डाउन लाने के लिए, ग्रोथ में स्लो डाउन लाने के लिए? फर्स्ट, हाई लेवल ऑफ परसीव्ड पॉलिटिकल रिस्क, सेकंड, हाई लेवल ऑफ sunk cost, थर्ड, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, फोर्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन इन ऑल सेक्टर। तो अगर हर एक सेक्टर के अंदर कंपटीशन आएगा उससे इंप्रूवमेंट होगी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ना कि उससे डाउनफॉल आएगा। ओके, तो फोर्थ पॉइंट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ जीडीपी? तो जीडीपी का कौन सा इसमें से मेन कंपोनेंट नहीं है? फर्स्ट, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड, ग्रोस प्राइवेट डोमेस्टिक इनकम, थर्ड, नेट पर्सनल इनकम, फोर्थ, नेट एक्सपोर्ट्स। तो जो नेट पर्सनल इनकम है वो हमारा कोई मेजर कंपोनेंट नहीं है जीडीपी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट रिडेशल सिस्टम? तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जो है ये टॉपिक भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट रिडेशल सिस्टम। काफी बार हमने इसके क्वेश्चन देखे हैं कि कितने वैल्यू का गुड होगा, किस कौन से कोर्ट में जाके आप उसके केस लड़ोगे, तो ये डिपेंड करता है। ओके, तो ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दे लेना। ओके, तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, डेट इज लोकल फोरम, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फोरम भी हमारा पार्ट है, स्टेट फोरम भी है और नेशनल कमीशन भी इसका पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू बिकम ए डायरेक्टर इन ए कंपनी द पर्सन मस्ट ऑब्टेन, कि आपको एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा उसके लिए? फर्स्ट, बिजनेस लाइसेंस, सेकंड, डायरेक्टर लाइसेंस, थर्ड, डीन, फोर्थ, डीन। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये रिक्वायर्ड होता है आपको अगर आपको डायरेक्टर बनना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए महारत्न इंडस्ट्री इन इंडिया? तो कौन सी इंडस्ट्री जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए महारत्न इंडस्ट्री इन इंडिया? तो CIL, सेल, थर्ड ऑयल, फोर्थ गेल। तो ऑयल जो है किसी तरह की कोई कंपनी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द वर्कर इंक्लूड, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द वर्कर। ए, पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस, बिल्कुल। बी, अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द वर्कर, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड, द इंस्टॉलेशन ऑफ इफेक्टिव ग्रीवेंसेस हैंडलिंग सिस्टम, बिल्कुल ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड, वेलफेयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, तो ये कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो कर सकती है, बट ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ई, द प्रोविजन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वर्किंग कंडीशन, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक ऑर्गेनाइजेशन की टुवर्ड्स द वर्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। अगेन हमें बताना है कौन सा एक्ट कब आएगा। लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, बी दे रखा है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, सी दे रखा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड डी दे रखा है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट। लिस्ट सेकंड दे रखा है फर्स्ट 1947, सेकंड 1948, थर्ड 1951, फोर्थ 1999। नीचे हमें कोड दे रखे हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, तो ये एक्ट जो है हमारा कब आया था, ये आया था हमारा 1951 में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, तो ये कब आया था हमारा 1947 में। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा कब आया था 1999 में, और फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था हमारा 1948 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, डेट इज थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड। ओके, होप सो क्लियर होगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ए, मैक्रो इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नेशनल इनकम, पैटर्न ऑफ बिजनेस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम का पार्ट है पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बी की बात करें, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है बिजनेस एथिक्स, और बिजनेस एथिक्स का पार्ट है पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस। अगर हम सी की बात करें, बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है माइक्रो इन्वायरमेंट, एंड माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है हमारा सप्लायर्स। डी की बात करें, मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट। तो यहीं से हमारी क्या हो जाएगी, ये पॉइंट गलत है, तो डी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट है। बी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977, सी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1981, डी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1991। तो हमारी 1948 में भी पॉलिसी आई थी, उसी को रिवाइज किया गया था 1977 में भी और 1991 में भी, बल्कि 1981 जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2015 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट दे रखी है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुप्स, और लिस्ट सेकंड में उनका ईयर दे रखे हैं। ए दे रखा है यूरोपियन यूनियन, बी दे रखा है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, सी कैरिबियन कम्युनिटी, डी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन हमारे कब आई थी 1992 में। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड कम्युनिटी, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये कब आई थी 1960 में। अगर हम बात करें कैरिबियन कम्युनिटी, ये कब आई थी हमारी 1973, और सार्क कब आया था 1985 में। ओके, तो ये इसके ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डेट इज सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फ्रेंड्स अभी तो इसके ईयर पूछे गए हैं, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाए, इसके हेडक्वार्टर्स पूछ लिया जाए, तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO आर, तो WTO का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फर्स्ट, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मेंबर कंट्रीज। सेकंड, टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द मेंबर कंट्रीज। थर्ड, टू एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। फोर्थ, टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स। फिफ्थ, टू इंक्रीज ट्रेड ऑफ सर्विसेज। नीचे हमें कोड्स दे रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमारा टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेंबर कंट्रीज, तो
क्वालिटी को, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना कोई WTO का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस इंक्लूड, तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखो फ्रेंड्स, बिजनेस इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा ईयर गया होगा जिसमें इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई क्वेश्चन ना आया हो। ओके, सो फर्स्ट बिजनेस एथिक्स एंड मॉरल स्टैंडर्ड, सेकंड बिजनेस एंड मैनेजरियल पॉलिसीज, थर्ड प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन डेवलपमेंट, फोर्थ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डेट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सम ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, दिस रिफ्लेक्ट्स ए प्रॉब्लम इन विच टाइप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो अगेन बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, तो बताना है कि एक्यूट शॉर्टेज है इलेक्ट्रिसिटी की इंडिया के अंदर, तो ये किस प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करता है, कौन से इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डेट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 सीक्स टू रेगुलेट, जो कॉम्पिटिशन एक्ट है वो किस चीज को रेगुलेट करता है। ए, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, बी, मर्जर एंड अमलगमेशन, सी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डी, ए एंड बी अबव। तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और मर्जर एंड एमलगमेशन दोनों को रेगुलेट करता है कॉम्पिटिशन एक्ट। डी जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये आता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स कॉम्पिटिशन एक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दोनों के दोनों एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज। तो अगर मान लो आपको गुड्स के अंदर कोई डिफेक्ट मिलता है और आप उसकी कंप्लेंट करना चाहते हो, तो आपके पास कितना टाइम रहता है। आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट करना चाहते हो तो कितने टाइम लिमिट आपके पास होती है, तो वो होती है 2 इयर्स की। ओके, 2 इयर्स के अंदर आप कभी भी कंप्लेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड रिवैम्प्स द रूल एंड रेगुलेशन पर्टेनिंग टू। तो जो FIPB है वो किसके रिगार्डिंग जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, वो बनाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following legislation do not form the part of legal environments in India? तो कौन सी जो legislation है legal environment का part नहीं बनाती। A, the Drugs and Cosmetic Act 1940, B, the Prevention of Food Alteration Act 1954, C, the MRTP Act 1969, D, both B and C। तो Prevention of Food Alteration Act और MRTP Act के रिगार्डिंग कोई लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है ये हमारे। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे। होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आपको आते ही होंगे। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंटीग्रेटेड कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।